Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi with us, senior journalist from Sama TV. जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब एक्ट पे होने वाली 27 तरमीम को कलअदम करार दिया, जिसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने इसके खिलाफ अपील दायर की और उस अपील पे बतौर फरीक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कल बरोज़ जुमेरात वीडियो लिंक के ज़रिए इस हवाले से अपना रिकॉर्ड करवाना है स्टेटमेंट। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को ये ऑर्डर्स भी दिए हैं कि वो वीडियो लिंक के इंतजामात करें कल बरोज़ जुमेरात। जी हाँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त इस केस की क्या अहमियत है, इमरान खान की स्टेटमेंट की क्या अहमियत है और इमरान खान का पेश होना कितना अहम है, जानेंगे। और तो और हम डिस्कस करेंगे वो 27 तरमीम जो नैब एक्ट में हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताइए, हम जब बात करते हैं इमरान खान की तो आप देखें कि इस अपील पे बतौर फरीक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स के मुताबिक कल बरोज़ जुमेरात वीडियो लिंक के जरिए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान का पेश होना कितना ज़रूरी है और इस केस की क्या अहमियत है? देखिए बुशरा बीबी, बात यह कि नैब का जो मामला है ये पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से ये डिस्कस हो रहा है और नैब से मुराद ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो। एहतसाब 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 ये एक मंत्रा है जो बड़े अरसे से चल रहा है और इनफैक्ट जो एक झगड़ा है, जो फटा है, वो यही है कि भाई ये एहतसाब की जो बात होती है, क्या ये एहतसाब भी होता है या ये सियासी पार्टियों को या सियासत को कंट्रोल करने का कोई ज़रिया है। तो अब तक जो बात सामने आई जी, जिससे ये केस भी जो है ज़हूर पजीर हुआ, ये केस की शक्ल इख्तियार किया, वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये महसूस किया कि जो एहतसाब का जो अमल है ये इतना खालिस नहीं है, इसके पीछे इतनी नेक नीति नहीं बिल्कुल है। ठीक बात की। और तो है। ये एहतसाब नहीं होता बल्कि इसके ज़रिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे यहाँ सियासत जितनी आज़ाद है, जितनी इंडिपेंडेंट है, हमारे सियासी इदारे जितने आज़ाद हैं, जितने इंडिपेंडेंट हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। और ये बहुत ही कमाल का एक काम हो गया है, आला काम हो गया है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा सोशल मीडिया है इसने इतनी अवेयरनेस दी है कि हमारी नई नस्ल को भी ये पता चल गया है कि हमारे जो पॉलिटिकल इदारे हैं वो कितने इंडिपेंडेंट होते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जो इस्तिलाह है वो क्या है। साहब का मकसद तो यही है, बुनियादी तौर पर उसका थीम तो यही होता है। और जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो उसके बाद फिर यही ज़हन में आता है कि जनाब एहतसाब से जो है वो आप शफाफियत लाना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये नई बात नहीं है, ये बड़ा पुराना एक हथकंडा है हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये आमतौर पर इख्तियार किया गया, जो मार्शल लॉ लगे उनमें भी ये सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को एक हद तक रखने के लिए, उनके हाथ पांव बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया। मसलन जैसे अगर हम बात कर लें अयूब दौर से ये शुरू हुआ, अगर वहाँ से भी अगर शुरू कर लें, कल परसों से बड़ा अयूब दौर का और जनरल अयूब का बड़ा चर्चा है। जी जी। और उनके पोते हैं इस वक्त उमर अयूब, कौमी असम्बली में, वो बहुत जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। तो जनरल अयूब साहब जो थे, फील्ड मार्शल अयूब, उन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने उस वक्त एक मशहूर ज़माना एक कानून दिया था एब्डो का। उस एब्डो के कानून के तहत उन्होंने बहुत बड़ी तादाद जो थी कौमी जो सियासत के अंदर जो लीडर्स की थी उसको इलेक्शन से आउट कर दिया था। उसके कवानीन इतने सख्त बना दिए थे, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ऐसी शराइत लगा दी थी कि जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी लॉट जो थी सियासतदानों की वो सियासी मैदान से आउट हो गई। और फिर उसके अंदर फिर अयूब खां गलियां हो जन सुनिया विच मिर्ज़ा यार फिरे, ठीक है ना। तो अयूब खां जो थे वो सदर पाकिस्तान बन गए। उसके बाद फिर आप आगे आ जाए, जनरल ज़ियाउल हक का दौर आ गया। उसके अंदर उन्होंने ये एब्डो तो ना उसको तो ना जारी रखा या कोई और नहीं किया, उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने ये किया कि पहले जो है वो 62-63 का आर्टिकल 62-63 जिसे बड़ा मशहूर ज़माना है, जिसमें ये कह दिया गया कि जनाब मुसलमान की डेफिनेशन उसके अंदर दे दी गई कि क्या कहते हैं जिसे अमीन और सादिक और अमीन का। बिल्कुल। अच्छा, अब सादिक और अमीन कौन हो सकता है? आज आकर ये बात हुई कि नहीं, सादिक और अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा कोई नहीं हो सकता भाई। लक़ब तो उनको मिला था। तो ये सादिक और अमीन की तलवार लटका दी गई और इसके ऊपर आप रख के जिसको मर्जी उनके सर कलम करते जाएं, सियासी सर।
ये एक तरीक़ेकार आ गया। फिर उन्होंने एक और कर दिया कि 85 के अंदर गैर जमाती इंतखाबात करवा दिए, उससे भी सियासी पार्टियों को बाहर रखा गया। फिर नवाज शरीफ साहब जो थे ये जब आए सेकंड टाइम, तो इन्होंने एक एहतसाब ब्यूरो बनाया। चूँकि उस वक्त तक इन पर भी एक ज़ियाउल हक के असरात थे, तो इनका भी अंदर एक ख्वाहिश ये थी कि तमाम इख्तियारात का मरकज़ व मंबा होना चाहिए, हमें भी, मुझे इसी तरह से होना चाहिए। और उस वक्त इन पर ये बात भी है कि ये ख़ुद अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। तो उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया। आपको याद होगा कि सैफुर रहमान उसके सरबराह बनाए गए। उस एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन को टका के रगड़ा लगाया। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, और उन्हें कराची, लाहौर, रावलपिंडी ये पेशियाँ होती थी सुबह से शाम तक, और दूसरे शहरों में भी होते थे ट्रायल्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मैंने आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताई। हाँ जी। अच्छा, इस चीज़ को फिर उन्होंने रियलाइज़ भी किया। जब उनका इक़्तिदार चला गया तो उन्होंने रियलाइज़ किया, जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह किया पीपल्स पार्टी के साथ, तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमसे ज़्यादती होगी। और फिर सैफुर रहमान ने, ये रिकॉर्ड पे बात है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुआफ़ी भी मांगी अपने उस कंडक्ट पे। फिर आ जाएँ आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उसी एहतसाब ब्यूरो को रिवैम्प किया गया और ये नैब का इदारा बनाया गया। ये नैब का इदारा भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ। अगर हम ये कहें कि ये इदारे जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी शफाफियत कायम रखने के लिए बनाए गए हैं, तो आप बड़ा सिंपल इसका तरीका है कि इन इदारों के बनने से पहले और इन इदारों के बनने के बाद के आप फिगर्स उठा लें कि पाकिस्तान इंटरनेशनली शफाफियत के हवाले से उस टेबल पर कहाँ खड़ा है। हाँ जी, और चेंज क्या आया? कुछ कोई चेंज भी नहीं आया। कोई चेंज नहीं, सवाए इसके कि आपने बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा शहीद, उन्हें आसिफ अली जरदारी को साल उन्हें जेल में बंद रखा। फिर वो एहतसाब ब्यूरो बनाने वाले नवाज शरीफ खुद इस जद में आए। नवाज शरीफ जेल में रहे, शहबाज शरीफ जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहे, खुर्शीद शाह जेल में रहे। नेम एनी पॉलिटिशियन जो जेल में ना रहा हो, सब लोग इसमें से गुजरे, सब ने ये भुगता। और साल महीनों और साल वो जेल में रहे, लेकिन उसके बावजूद जो थे वो केसेस साबित नहीं होते, और रिजल्ट्स कुछ नहीं निकले, जीरो आउटपुट। और फिर उसके बाद ये है कि वो यही होता था कि उन्हें एक्विट कर दिया जाता था, केसेस डिसमिस हो जाते थे। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि ये हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, इन्होंने ये सोचा कि इसके जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई जाएँ, तो वो अमेंडमेंट्स लेके आए और इसमें इसका एहतसाब जो ब्यूरो है, नैब जो है, उसके दायरा कार में कुछ तब्दीलियाँ लाई गई। मुझे ये बताइए कि ये जो 27 अमेंडमेंट्स हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 27 बहुत ज़्यादा नंबर होता है। आप ये बताइए, 27 अमेंडमेंट्स हुई अभी नैब एक्ट में सितंबर 2023 में। अब कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई है, मैं चाहूँगी कि हम नाजरीन के साथ भी शेयर करें और आप इसका हवाला भी दें और बताएं कि क्या ज़रूरत, क्या वजह क्या थी। देखें, ये जो अमेंडमेंट्स की गई, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी एक कंसेंसस आया कि ये होनी चाहिए। और इन अमेंडमेंट्स में ख़ास तौर पर ये था कि नैब का जो दायरा कार था उसको महदूद किया गया। ये कहा गया कि 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है उस पर नैब कार्रवाई नहीं करे, 50 करोड़ से ऊपर का जो, यानी मेगा स्कैंडल्स जो हैं, नैब उन तक अपने आप को फोकस करे। ठीक है। इसमें फिर एक और थी बुनियादी बात जो जिसे ये भी कहा जाता था कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके खिलाफ भी है कि 90 दिन का रिमांड लिया जाता था। उस रिमांड को 30 दिन तक महदूद कर दिया गया। फिर ये थी, जैसे मैंने आपको कहा कि बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, ये इनके केसेस जो थे वो सुबह शाम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की अदालतों में रहते थे। ये भी सिलसिला जो है, इसको भी रोकने के लिए कहा गया कि जिस इलाके के अंदर जो अगर कोई निशानदेही होती है किसी केस की, कोई इनिशिएट होता है केस, तो उसी इलाके की कोर्ट जो है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, वही इसी को देखेगी। इसी तरह से और भी बाकी अमेंडमेंट्स थी जिसके अंदर जो नैब का की जो शक्ल है उसको काफ़ी तब्दील किया गया। मसलन चेयरमैन नैब का और प्रोसिक्यूटर की जो मुद्दत मुलाजमत थी उसको भी महदूद किया गया, 4 साल से 3 साल कर दिया गया। फिर जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी तैनाती फेडरल गवर्नमेंट खुद करेगी, ये भी उसके अंदर आया। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया। अब उसके ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो अपील में गई है, लेकिन इसमें एक बार फिर ये हुआ कि अब इमरान खान जो है बतौर फरीक, हाँ, ये बतौर फरीक ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चले गए। ये यानी नैब की साबका शक्ल जो है
ये उसकी हिमायत में वहाँ पर खड़े हो गए हैं, इनकी पार्टी और इमरान खान खुद खड़े हो गए हैं और चैलेंज कर रहे हैं। हाँ जी, वो जो फैसला है ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इस हम्म। पर ये बात भी हुई कि उस वक्त तो आपने इस पर बात नहीं की जब ये अमेंडमेंट हुई थी, तो अब ये क्यों हो रहा है? सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि ये जो एफर्ट है, शायद जहाँ कहीं से नैब की ज़रूरत जिन ताकतवर हलकों में हमेशा से नैब की ज़रूरत रही है, जहाँ से नैब के ज़रिए काम किया जाता रहा है, सियासतदानों को आप कंट्रोल करते हैं, वहाँ अभी भी शायद ऐसे इदारों की ज़रूरत है। ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से इस इदारे का कायम होना ही एक इटसेल्फ एक रोब है हाँ, कि उससे तो कुछ वो चीज़ें बहुत ये परसेंटेज कम हो उनका जाती हैं इस तरह ये की। एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जिन लोगों ने जी। ये बनाया था, जिन मुख्तदर हलकों ने इसे तख्लीक किया, अब वो इसके खुद इसे इसमें अमेंडमेंट्स करना चाह रही वो हैं। नहीं, वो इसको उसी हालत में देखना चाहते हैं। और मुझे तो अच्छा। इसमें ये लगता है कि शायद खान साहब जो हैं वो इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो जा रहे हैं और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में जो जा रहे हैं, वो यानी वो किसको खुश करना चाहते हैं? ये एक सवालिया निशान है। ये भी एक सवाल निशान है। और हाँ। आप ये देखिए कि पिछले पूरे 1 साल से वो स्क्रीन पर नहीं आए, उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, और कल बरोज़ जुमेरात वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट गुफ्तगू करेंगे, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे नैब के ये जो 27 तरमीम पर जो चैलेंज हुआ है उसके हाँ, हवाले से। अब इसका ये एक पहलू है कि इससे पीटीआई इससे क्या हासिल करेगी? अब ये एक जो मोमेंट है, ये मैं भी यही सोची थी कि तहरीके इंसाफ जो है पूरी की पूरी जो पार्टी है उसको इससे क्या फ़ायदा होगा। हाँ, देखिए अब इस वक्त इस मोमेंट पे, इस वक्त जबकि इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं और पिछले साल 1.5 साल से जेल में हैं, और पिछले तकरीबन 1 साल से उनका मीडिया पर उनका जो है नहीं, उनको दिखाया नहीं जा रहा, ना उनकी आवाज़, ना उनको को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ये इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो एक कैदी हैं इस वक्त। तो ये एक मामला है जिसमें पीटीआई इसको दोनों तरह से जो है वो करना चाह रही है, इस्तेमाल करना चाह रही है। उसमें एक ये भी है कि वो इस केस में हुकूमत को ज़िच भी करना चाहते हैं कि इस केस में हुकूमत की अपील जो है वो रिजेक्ट हो, ठीक है, और उनकी जीत हो। दूसरा, इस वक्त जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा उन्हें, वो जो ले लेंगे, वो ये है कि इमरान खान जो है वो ज़हूर पज़ीर होंगे वीडियो कॉल के ऊपर, वीडियो लिंक के ज़रिए वो जब नज़र आएंगे तो वो एक अरसे के बाद, अब ये बात तो कल खुलकर सामने आ गई वो ना, एक अलग एक्साइटमेंट भी होगी कि चलिए बिल्कुल नाजरीन को देखने को मिलेंगे वो वीडियो लिंक जी। पर। पीटीआई के लेकिन जो चेयरमैन है गौहर खान, उन्होंने ये बात कह दी है ना, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की पहली झलक जो है और उनका पहला जो वर्ड है वो सुनेंगे, और जब वो ऑन एयर होगा किसी जगह पर तो 1 अरब लोग, 1 बिलियन व्यूज उस पे आएंगे। पीपल विल बी एक्टिव, और आप ठीक देखिए है। कि सब मेरे ख्याल से अच्छा, एक्साइटमेंट में वेट कर रहे अच्छा, होंगे। इसमें हमें देख लेना चाहिए कि इस चीज़ से वो एक पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहते हैं, ठीक है, और लेंगे, वो पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। तो ये अलग बात है कि ये कानून जो है ये कैसा है, ये मतलब उसके अंदर जो एक प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये नैब का जो किरदार है, इसके हवाले से जो एक ब्रिगेडियर असद मुनीर थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ब्रिगेडियर असद मुनीर कई माह अंडर ट्रायल रहे, और फिर वो जब गिल्टी प्रूव नहीं हुए, और लेकिन वो अंडर ट्रायल रहे, शदीद टॉर्चर के मेंटल टॉर्चर उन्हें फेस करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी जब की तो उन्होंने एक लेटर लिखा, उस लेटर में उन्होंने लिखा कि वो नैब के ये जो कानून है और नैब का ये जो स्टाइल है, ये जो अंदाज़ है तफ्तीश करने का, ट्रायल करने का, उसने मुझे शदीद कर्ब से दोचार किया है और शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार किया है, और इसके बाद मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता, और मैं ये खुदकुशी सरासर ये नैब की वजह से कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक लेटर लिख दिया कि किसी और के गले में ये फिट ना करे मेरी खुदकुशी, और उन्होंने नैब के ज़िम्मे अपना ये इक़दाम लगाया। उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनका जिक्र किया ब्रिगेडियर असद मुनीर का। उन्होंने कहा कि नैब में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता रहा है, नैब की जो प्रैक्टिसेस रही हैं, उसके लिए जस्टिस अपना ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर का जो ख़त है खुदकुशी के बाद, वही काफ़ी है। उसी से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नैब की वर्किंग कैसी रही है। हम बहरहाल देखें, कल है इनकी पेशी है। बिल्कुल ठीक है आपने जावेद साहब कि कल बहुत अहम दिन है, जुमेरात है, और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कल अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन उसके लिए देखते रहिए समा पॉडकास्ट, क्योंकि हम आपको अपडेट करेंगे। कल बहुत अहम दिन है।
Thank you, Ji. Thank you for being here. Thank you guys for watching us today. And for more updates regarding tomorrow's big day on especially NAB Act 27 amendments, just stay tuned with Sama Podcast.